वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो किंगडम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट किंगडम कौन सा होता है? मोनेरा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा के अंदर फर्स्ट क्या था? मोनेरा जो वर्ड दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उनका नाम था डॉटरी एंड एलन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड दिया था। और मोनेरा जो जगत मोनेरा था उसकी संकल्पना किसने दी थी? जब हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो फोर किंगडम के टाइम में तो मोनेरा जगत आया था। तो मोनेरा जगत की जो संकल्पना दी थी वो दी थी हमें कॉपलैंड ने। कॉपलैंड एक साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, जिन्होंने फोर किंगडम सिस्टम दिया था। उस टाइम उन्होंने मोनेरा किंगडम को फर्स्ट टाइम बताया था कि एक ऐसा जगत बनाना चाहिए जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर हो। तो मोनेरा के अंदर फर्स्ट कौन से आते हैं? मोनेरा के अंदर हमारे आते हैं मोनेरा। जहां पर भी यदि हम मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा के अंदर सिर्फ जहां पर कोई बात कर रहा है कि मोनेरा, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए बैक्टीरिया, क्योंकि जो मोनेरा होते हैं उस समूह के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा की बात करेंगे तो दिमाग में सीधे क्लिक आना चाहिए कि मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। यदि मोनेरा की बात कर रहे हैं तो मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट है या यूकेरियोट है। फर्स्ट है कि जो किंगडम था हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इनके अंदर जो मोनेरा थे वो फर्स्ट, उनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था? ऑब्वियसली प्रोकैरियोट होते हैं। मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, क्योंकि फर्स्ट किंगडम है। तो ऑब्वियसली हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट किंगडम हमारा मोनेरा आता है तो सिंपल की बात कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया की बात करेंगे जो कि प्रोकैरियोट होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? ये करी थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बैक्टीरिया वर्ड था वो हमें दिया था इवानोव्स्की ने। अब आप बताओ बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली कोई गंदी डस्ट है, सरफेस है, जो हमारा टॉयलेट है, ये सारी जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर चीजें हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई देती नहीं है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। और बैक्टीरिया तो एक ऐसे है कि जहां पर जीव नहीं पहुंच सकते। जीव कौन कौन सी जगह नहीं? जैसे ज्वालामुखी के अंदर, ज्वालामुखी जो हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो जो हिमनगर है वहां पर ज्वालामुखी में, हिमनगरों में 100 डिग्री टेम्परेचर पर कोई सजीव रह सकता है क्या? क्योंकि 100 डिग्री पर एंजाइम तो काम ही नहीं करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो 100 डिग्री पर भी रहते हैं। तो मतलब जितने भी जो हार्ड से हार्ड स्थिति हो सकती है ना, उन सब जगह ये ऐसे जीव है जो कितनी भी विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये होते हैं 100 डिग्री पर कौन सा पाया जाता है? जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो एक एंजाइम कौन सा था जो 100 डिग्री पर भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री इंक्रीज कर दो पर वो उतना ही एक्टिव रहता है। तो वो एंजाइम था हमारा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो था वो किस चीज से, मतलब किस जीव से मिलता है हमें? एंजाइम ऑब्वियसली सजीवों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो किस जीव के अंदर मिलता है? ये हमें मिलता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ये क्या है? थर्मस एक्वेटिकस जो है एक बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री या फिर गर्म झरनों, मतलब बैक्टीरिया जो है वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी रह सकता है। वो प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है ज्वालामुखी, ठंडी जगह, जीव के शरीर के अंदर और गर्म झरनों, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, पर एक बात है कि यदि हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक चीज आती है हमारे दिमाग में कि बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव चीज आती है कि बैक्टीरिया शायद पैथोजन ही होंगे, सारे के सारे पैथोजन होंगे। पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन होंगे मतलब पैरासाइट होंगे। पैथोजन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो रोग पैदा कर रहे होंगे हमारे अंदर किसी और जीव के अंदर या प्लांट्स के अंदर। तो
जो बैक्टीरिया है वो पैथोजन तो होते ही होते हैं लेकिन यूजफुल भी होते हैं। तो ये जो थॉट बना हुआ है कि बैक्टीरिया हमेशा नेगेटिव रिस्पांस के लिए आता है कि बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली कोई रोग पैदा कर रहा होगा या फिर पैरासाइट होगा वैसे करके। तो ये जो बैक्टीरिया है वो यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक तो पैथोजन नॉन पैथोजन। यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? जैसे हमने देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एक टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम खेतों के अंदर दालें उगाते हैं, जब हम दाल उगाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो दालों के रूट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो उसके अंदर नाइट्रोजन कंज्यूम करता है, वो जो काम है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर जो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो सारे बैक्टीरियाज हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है। तो यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारा यूजफुल बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया समझ में आ गया, मतलब दिमाग के अंदर वो इमेज बन गई कि वो पढ़ने किसके बारे में, पढ़ने किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो जैसे हम बात करते हैं कि एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन है, उसे बस लिखने के लिए बता रही हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर है ना सैकड़ों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। यदि हम मिट्टी की भी बात करें ना तो मिट्टी के अंदर इतने सारे जीवाणु हैं, मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर। अब हम जैसे यूजफुल की बात कर रहे थे, यूजफुल बैक्टीरिया कौन से, तो जब हम पानी को साफ करने की बात करते हैं ना कि नेचुरल प्रोसेसिंग कौन सी होती है, जैसे ये जो हमारे सीवर लाइन जाती है उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है, वाहितमान उपचार जो होता है, एसडीवी टैंक, जो टैंक होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया यूज होते हैं। जैसे कई बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, मतलब वायवीय अवायवीय, वो सारे बैक्टीरिया जो है पानी साफ करने में मदद करते हैं। और आज तक मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी उस पानी को मतलब क्लियर करने के लिए बैक्टीरिया की ही जरूरत है, कोई भी मतलब टेक्निकल चीज ऐसी नहीं है ये जो पानी साफ कर सके। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है पैथोजन भी हो सकते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया भी, जैसे लैक्टोबैसिलस और ये है। उसके बाद हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस। उसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के जो सिंपल कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है, सिंपल। अब ऐसा लग रहा होगा कि यूनिसेल्युलर है तो क्या सिंपल है, होते तो सिंपल है यदि और चीजों की कंपैरिजन करें, लेकिन इसको क्या है, इसके पास सिर्फ एक ही सेल है। और जो जीव होते हैं उनके पास, जैसे प्रोटिस्टा की बात करते हैं पर प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर है, पर औरा की बात करते हैं तो उनके पास मल्टी सेल है। मल्टी सेल है तो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो वो सारी चीजें उनके तो बॉडी में होती है। यदि हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो वो तो होती है बॉडी के अंदर। और पर यदि हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सेल है, तो वो जो काम होगा ओनली एक सेल के अंदर होगा, मतलब सिर्फ एक सेल है जिसमें उसको रेस्पिरेशन करना है, जिसमें उसको डाइजेशन करना है, इसमें से उसको एटीपी फॉर्म करना है, इसके अंदर से इसको उत्सर्जन करना है, अपने इसके अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी एक सेल के अंदर होगा। पर सिंपल तो होता है, सिंपल तो है पर कॉम्प्लेक्स है कि अब अपने को एक सेल के अंदर ही सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, अब फर्स्ट हम एक बार जो बैक्टीरिया की जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना वो देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके जो नॉर्मल कैरेक्टर है वो देखेंगे तो इजी होगा। फर्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया का डायग्राम कि बैक्टीरिया में होता क्या क्या है, जिससे हम जब उसके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे तो वो एक साथ लिखाक में आ जाएंगे। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट जो चीज होती है वो होती है सेल का आवरण। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो आउटर से इनर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने बनाया, ये हम बना रहे हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कि मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है, एक आउटलाइन तो मिले हमें कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है। तो सेकंड, ये जो फर्स्ट जो लेयर बनाई वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स कोट, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कोट। ग्लाइकोकैलिक्स कोट जो होता है वो पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन का मिलकर बना होता है और एक स्लाइम लेयर होती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन का बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स कोट। सेकंड नंबर पर हमारे जो आती है वो आती है सेल वॉल। बैक्टीरिया
हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशंस के बारे में, तब मैंने बताया था कि मोनेरा के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, सेल वॉल। अब इसके अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ऑब्वियसली लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी रहती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है सेल, जो आवरण है, आवरण मतलब एनवेलप, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ही आगे बढ़कर कुछ इस तरह की संरचना बनाती है, इसको क्या बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जो प्रोकैरियोट्स हैं क्या उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहते, उनके अंदर ना तो जो हमारे क्या उसको आवरण वाले या फिर झिल्लीबद्ध, प्रोकैरियोट की डेफिनेशन ये होती है, प्रोकैरियोट का मतलब ना तो उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो आवरण के अंदर होगा और ना ही जो कोई कोशिकांग है वो आवरण के अंदर प्रेजेंट होगा। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे ना तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना अंतःप्रदव्य जालिका होगी। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो लिविंग सेल है, लिविंग सेल है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन तो होगा, एटीपी कहां से कंज्यूम करेगा, एटीपी बनाएगा कैसे, डायरेक्ट तो एटीपी मिल नहीं सकती। तो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो आगे प्रवर्धित होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है वो बाद में हर जो कोशिकांग है, हर जो कोशिका का पार्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आउटलाइन देखते हैं। जैसे मीजोसोम है इसको बोलते हैं बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मीजोसोम जो है इसके अंदर जो हमारे रेस्पिरेटरी ईटीसी चलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब कि एटीपी का फॉर्म हो रहा है, एटीपी का फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एटीपी फॉर्म होता है। तो ये जो है मीजोसोम है। इसके बाद हम देखते हैं एक, ये क्या है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं ज़ीनोफोर न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। अब प्रोक्रोमोसोम क्या है, ज़ीनोफोर क्या है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आवरण से घिरा नहीं रहता है। जैसे हम यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक सेल का केंद्र तो क्या है, केंद्रक आवरण के अंदर घिरा रहता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री पड़ा रहता है, जो उसका कोशिका द्रव्य है उसके अंदर फ्री रहता है। तो इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियोइड मतलब केंद्रकाव। प्रोक्रोमोसोम या ज़ीनोफोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हो गया। और बैक्टीरिया के अंदर जैसे अब हम पढ़ेंगे कॉल्चिसिन, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड नाम की एक संरचना पाई जाती है जो होती है हमारी सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ये हमारा हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल रखता है कॉल्चिसिन को, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो बैक्टीरिया का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, ये सारे काम प्लाज्मिड करता है। इसके अंदर स्पेसिफिक जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी, ये प्लाज्मिड होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, एक होता है वृत्ताकार मतलब ये सर्कुलर है, और डबल स्ट्रैंडेड मतलब कि गोल में रहता है, ठीक है। ज़ीनोफोर हो गया। अब जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट रहता है, 70S या 80S, 70S राइबोसोम, ये हो गया हमारा 70S राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम के बाद एक स्ट्रक्चर आती है पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम होता है एक एमआरएनए है, उस पर बहुत सारे राइबोसोम अगर अटैच हो गए तो इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद मीजोसोम के ऊपर ही मतलब जैसे मीजोसोम होता है ना, कि हम आगे बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण भी पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है तो प्लांट्स के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है तो उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता है, वरना क्लोरोफिल होता है। तो इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन की अतिवृद्धि होती है
जिसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इस आवरण के ऊपर क्रोमेटोफोर इस आवरण के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं जो वर्णक होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं इन वर्णकों को, जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब देखते हैं कि 3 संरचनाएं होती हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। फर्स्ट होती है पिलाई, सेकंड आती है हमारी फिम्बरी, एंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है फ्लैजिला। अब देखते हैं पिलाई क्या है, मतलब अब ये क्या है, हमारे वर्णन जो सेल के अंदर से बाहर निकलेंगे तो ये हेल्प करते हैं चीजों के अंदर। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है पिलाई। पिलाई जो है उसको ध्यान रखना, सेक्स पिलाई आगे पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ने के लिए इस पिलाई की हेल्प करते हैं। ये पिलाई जो है वो आपस में जुड़ने में मदद करवाती है, तो इस पिलाई को बोलते हैं सेक्स पिलाई। और ये जो है पिलाई जो वर्ड है वो पिलीन प्रोटीन से दिया है, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पिलीन प्रोटीन से। फर्स्ट नंबर पे पिलाई आ गया। सेकंड नंबर पर आता है हमारा फिम्बरी। कि फिम्बरी क्या है, फिम्बरी भी एक आवर्धन है जो सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जीवित है। ये जो हमारी सेल वॉल है वो तो कोई वृद्धि करेगी नहीं, सेल मेम्ब्रेन जीवित है क्योंकि इसके अंदर लिपिड एंड प्रोटीन है। तो फिम्बरी क्या करती है, ये जब बैक्टीरिया, जैसे नदियों के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पानी साफ करते हैं तो उसके अंदर कई प्रॉफिट वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो जो फिम्बरी है वो हमें चट्टानों से चिपकने में, बैक्टीरिया को चट्टानों से चिपकने में हेल्प करती है फिम्बरी। अब हमारा थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा फ्लैजिला। हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ा है, फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, पर प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। इसके अंदर जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना रहता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसके अंदर 4+4 का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की कि इनके अंदर ये चीजें तो प्रेजेंट रहती हैं। कुछ जो है वो मतलब ये आवरण तो नहीं होता, इसके अंदर फूड जो है वो स्टोरेज रहता है, संचित भोज्य कणिकाएं पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया की नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि ये टर्म्स आनी चाहिए, हम आगे जब स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम सामान्य लक्षण देख लेते हैं कि क्या क्या सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारी सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो इसलिए इनके अंदर अलग अलग चीजें पाई जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर पर हम देख रहे हैं सामान्य लक्षण, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। बैक्टीरिया का फर्स्ट नंबर पे जब हम किसी को भी बैक्टीरिया या मोनेरा के बारे में बताएंगे, फर्स्ट क्या बताएंगे, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। ये तो एक बेस है जिस आधार पर ये किंगडम फॉर्म किया है। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। इस न्यूक्लियोइड को हमने क्या बोला था, जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे अंदर जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। तो उस नेगेटिव चार्ज को जो कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो क्या मोनेरा के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ना तो मोनेरा के अंदर हिस्टोन होते हैं ना नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। मोनेरा के अंदर भी ऑब्वियसली न्यूक्लियोइड है, तो फिर डीएनए तो है, डीएनए है तो डीएनए का नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, और डीएनए जो है वो स्ट्रेट थोड़ी रहेगा क्योंकि तो लंबा चला जाता है, 6-7 मीटर के डीएनए होते हैं, इकोलाई में भी 2.2 मीटर का होता है, तो इतनी बड़ी तो बैक्टीरिया सेल होती नहीं है। तो इनको कॉन्जुगेट करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए जो हमारे पास होता है हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है। जब हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बाइंड कर लेता है डीएनए को ऐसे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की बजाय, डीएनए के पास एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, पॉलीअमीन्स पाई जाती है डीएनए के साथ न्यूक्लियोइड के अंदर। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी ऑब्वियसली प्रोटीन की वजह से होती है, पर जो यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की जो तरलता है वो होती है स्टेरॉल की वजह से। लेकिन क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टेरॉल प्रेजेंट
मेम्ब्रेन की तरलता बनाए रखने के लिए जो यौगिक होता है, जो वो होता है हिपेनॉइड, और जो डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए होता है वो होता है हमारा पॉलीअमीन्स। ठीक है, अब हमने देखा कि जो प्लांट की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी रहती है, सेलुलोज से, लेकिन इसकी सेल वॉल किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। तो एक सवाल आता है कि सारे जो बैक्टीरियाज हैं उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, नहीं बनी रहती, तो इसका आंसर है नहीं बनी रहती। इसके दो एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। जब हम आगे बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे तो दो चीजें पढ़ेंगे, एक होती है यूबैक्टीरिया, एक होता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, आर्की का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब कि ये बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। तो मतलब ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह अनुकूल या फिर थोड़ा एडजस्टेबल स्थिति में नहीं रहते, ये बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, बिल्कुल ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। जैसे जहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, तो वैसे रहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए जो इनको हमेशा स्टेबल रखे, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो इस वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की ना बनकर सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। और सेकंड नंबर पर क्या आता है आर्कीबैक्टीरिया के अलावा कि, और यहाँ पर है एक सेकंड नंबर पर हमारा आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए जनरल साइंस का भी एक सवाल आता है कि पीपीएलओ क्या है। ये होता है माइकोप्लाज्मा। एक कोशिकीय सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है, आंसर बताना आप लोग कि एक कोशिकीय सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, और सबसे छोटी जो है वो मैं बता देती हूँ पीपीएलओ है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ये है तो एक बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक है तो इसे मोनेरा के अंदर रखा है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। ये जो है इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी सेल। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या होता है पॉलीअमीन्स, हिपेनॉइड एंड जो है पेप्टिडोग्लाइकेन, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारे अभी तक सामान्य लक्षण चल रहे हैं मोनेरा के, कि हम मोनेरा के बाद आते ही हमारे दिमाग में जो चीजें तुरंत क्लिक होनी चाहिए, क्या इसमें हो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तरलता के लिए स्टेरॉल पाया जाता है, स्टेरॉल नहीं पाया जाता, हिपेनॉइड्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या इनके अंदर, कि ये इतने सिंपल है, इनके अंदर ना तो ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ भी ज्यादा नहीं है, तो क्या ये कैसे अपने मतलब विभाजन कैसे करते हैं, क्या इनके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला आता है कि इनके अंदर ना तो समसूत्री और अर्धसूत्री, मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस एब्सेंट। तो फिर इसके अंदर कैसा विभाजन होगा, इसके अंदर होता है एमाइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एमाइटोटिक डिवीजन के अंदर ना तो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डायरेक्ट डिवाइड होता है, जैसे अमीबा डिवाइड होता है। एमाइटोटिक डिवीजन जिसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या ये लैंगिक जनन करेंगे, इतने सिंपल है, क्या लैंगिक जनन करेंगे, लेकिन आगे इनके रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे लैंगिक जनन तो नहीं करते, लेकिन ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्रॉस कर देते हैं। तो वो एक तरह का जो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, क्योंकि ना तो उसमें युग्मक बनते हैं, युग्मक भी नहीं बनते, ना निषेचन होता है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन नहीं करते, लैंगिक जनन नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, लैंगिक जनन नहीं करते हैं। सेल जो हमारा एनवेलप था वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ था, ग्लाइकोकैलिक्स कोट, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहां तक हो गया। यहां तक वो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो पूरा आपको स्पेसिफाई कर दिया कि क्या क्या मैंने बताया था, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे अंदर तुरंत क्लिक होना चाहिए वो कैसा दिखाई
देता है। अब हम एक सिंपल देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का कि जो बैक्टीरिया है वो शेप के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो शेप के अकॉर्डिंग 4 तरह के हो सकते हैं। शेप अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कोकस। कोकस का मतलब फर्स्ट नंबर पे हमारा कोकस आता है। सेकंड है बेसिलस। थर्ड आता है स्पाइरुलम एंड विब्रियो। नाम से देखना कैसा होता है। कोकस, कोकस का सी फॉर सर्कुलर। कोकस, कोकाई, तो कोकस जो होते हैं उनकी शेप होती है सर्कुलर, ठीक है। जो गोल बैक्टीरिया है उन्हें कोकस समूह के अंदर रखा गया है जो सर्कुलर होते हैं। इनके अंदर डिवाइड हो सकते हैं जैसे मोनोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। थर्ड आता है स्टेफाइलोकोकस। अब इनका नाम से देखना ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। अब इतना ही देख लो। मोनोकोकस का मतलब क्या है। मोनो मतलब एक, सिर्फ एक गोला पाया जाता है। डिप्लोकोकस मतलब दो। डिप्लोकोकस का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना। डिप्लोकोकस आपको पता भी होगा शायद। डिप्लोकोकस निमोनी, तो निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। स्टेफाइलो का मतलब होता है कि ये गुच्छे में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर स्टेफाइलो लगा लिया। स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेप्ट यानी क्या होता है, लाइन के अंदर प्रेजेंट है तो गोल। कोकस तो है, कोकस को आगे डिवाइड कर दिया जैसे मोनोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस के एग्जांपल हो गए मोनोकोकस। अब आता है बैसिलस। बैसिलस का मतलब है बेलन, मतलब वो सिलेंड्रिकल है, इस शेप में होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। जैसे बैसिलस सबटिलिस, ये इनका जीनस भी लगा देते हैं बैसिलस सबटिलिस। तो मोनोबैसिलस। बैसिलस का हमारा एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया किसके अंदर पाया जाता था, दालों की जड़ों के अंदर